तो टॉपिक है आपका बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी दो शब्द के मिलके बना हुआ है, बायो और टेक्नोलॉजी। एक चीज होता है बेसिक साइंस, बेसिक साइंस में बायोलॉजी आ जाता है। एक चीज आप पढ़ते हैं बेसिक साइंस, बेसिक साइंस में क्या पढ़ते हैं? बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। उसका एप्लीकेशन, अगर बेसिक चीज़ों का एप्लीकेशन करके कुछ बनाते हैं तो क्या हो जाता है? टेक्नोलॉजी। चाहे वो आपका मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप, इसमें बेसिक प्रिंसिपल तो फिजिक्स का ही लगता है ना। इसके अंदर बिजली इधर से उधर जा रही है, सर्किट बना होगा, कुछ है, चिप है लगा हुआ, वो भी तो सर्किट ही है ना एक तरह का। तो बेसिक साइंस के आधार पर अगर आप कुछ एप्लीकेशन तैयार करते हैं तो वही क्या हो जाता है? टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी में कुछ चीज़ बेसिक है, जैसे रॉकेट गया तो किस सिद्धांत पे आता है? न्यूटन के तीसरे सिद्धांत पे। उसका यूज करके आपने कुछ कुछ चीज़ बनाया। तो बायोटेक्नोलॉजी में मूलतः क्या करते हो आप? या तो कोई जीवित चीज़ है या उसके सिस्टम है, या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या उसके सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं हम कुछ चीज़ को बनाने के लिए या उसमें बदलाव करने के लिए। ठीक है। लिविंग सिस्टम, लिविंग सिस्टम या उसके कुछ चीज को निकाल सकते हैं। हो सकता है बैक्टीरिया को इस्तेमाल कर ले, हो सकता है बैक्टीरिया के एंजाइम को इस्तेमाल कर ले। ठीक है। या तो पूरे के पूरे जीव को इस्तेमाल कर लेंगे या उसके डीएनए को इस्तेमाल कर सकते हैं या उसके एक पर्टिकुलर एंजाइम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी आज के डेट में काफी एक्सपेंड कर गया है, लगभग सारे क्षेत्र को ये टच कर रहा है। ठीक है। जैसे हम लोग लास्ट में डिस्कस किए थे एक मिशन कॉल्ड गगनयान मिशन। गगनयान मिशन में आप अंतरिक्ष में यात्री को भेज रहे हैं। एक स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यूएस, रशिया, जापान, कनाडा और यूरोपियन यूनियन मिलके 5 देशों का मिला के है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अल्फा। वहां पर पौधा उसने उगाया, वहां फूल उगा दिया है अंतरिक्ष स्टेशन पे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उसने साग उगाया हुआ है, अमेरिका ने ग्रीन सलाद उगाया और वहां पर फ्लावर ब्लूम कराया। यानी अंतरिक्ष में भी आप कोशिश करो, उससे फायदा क्या होगा आप सोचिए तो। अंतरिक्ष में साग उगा दिए, अंतरिक्ष में पौधा उगा दिए, छोटा साग का पत्ता, उससे क्या फायदा होगा? हाँ, एक बिल्कुल सही बोले, लोड कम पड़ा। दूसरा, आप जब सांस छोड़े तो क्या छोड़े? CO2। पौधा क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या छोड़ा? ठीक है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी आपका वेजिटेशन ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। तो इससे क्या होगा? जो CO2 अंतरिक्ष यात्री छोड़ेगा, पौधा लेगा और क्या क्या छोड़ेगा? O2। क्योंकि रोशनी की व्यवस्था तो वहां भी की हो तो फोटोसिंथेसिस कर लेगा। आजकल आप देखते हैं घर के अंदर, ऑफिस में इंडोर प्लांट वगैरह लोग रखते हैं शौक से। आजकल नया चलन है, पहले था बुके देते थे जाकर के, आजकल आप देखते हैं फंक्शन होता है तो गमला देता है। गौर किए हो? कोई भी फंक्शन होगा तो छोटा सा, आजकल देखोगे पहले गमला देता, बुके, बुके वाला क्या होता है तो रख देता था, तो अब क्या देता है? छोटा सा गमला देगा, उसमें 2 फूल पत्ती लगा हुआ। आजकल किसी का गृह प्रवेश होता है तो या तो भगवान जी का या कपड़ा लेके आए, नहीं तो एक आध गमला लेके आ जाता है। ठीक है। आजकल नया फैशन है, देखोगे इंडोर प्लांट। रांची में नहीं है, रांची में और हजारीबाग में जरूरत नहीं है, लेकिन दिल्ली में, बॉम्बे में जरूरत है, क्योंकि कमरे के अंदर भी प्रदूषण की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि आपको प्लांट रखना पड़ रहा है। आज के डेट में एक और उदाहरण देता हूं कि जैसे ये बोर्ड बना हुआ, ये लकड़ी का नहीं है, किसका है? प्लाई का है। प्लाई बुरादा होता है और उसको केमिकल से जोड़ा जाता है। तो ये प्लाई जैसे पुराना होगा, इससे कई तरह के रसायन रिलीज होते हैं रूम में, कई तरह के हाइड्रोकार्बन रिलीज करता है। तो पहले आप लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, आज आप जिस वातावरण में रह रहे हो वहां पर लकड़ी नहीं है, शीशम, सखुआ, वो सब कहानी हो गई। सारा का सारा क्या है? प्लाई है, सारा का सारा प्लाई है। तो उससे कोई ना कोई रसायन रिलीज होते रहता है, इसलिए भी आजकल लोग इंडोर प्लांट रखते हैं। ठीक है, कहानी याद रहेगा। अगर बायोलॉजी के इतिहास में जाके देखें तो आप स्कूल में पढ़ते होंगे, एक शख्स का नाम है वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने क्या दिया था? डीएनए का मॉडल दिया था। वाटसन एंड क्रिक एक मेजर अचीवमेंट था 1953 के आसपास, इसलिए एनसीईआरटी में दिया हुआ। वाटसन एंड क्रिक साहब ने किसका मॉडल दिया था? डीएनए का। डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक साहब ने। ठीक है। हालांकि वाटसन ने कुछ काम नहीं किया था, क्रिक ने भी काम नहीं किया था,
ये मेन काम था। एक लेडी का नाम है जिसका नाम है ये रोजालिंड फ्रैंकलिन, एक महिला है जिसका नाम है रोजालिंड फ्रैंकलिन। उनको कहा जाता है डार्क लेडी ऑफ डीएनए। इसमें कैसे बोर्ड लिखते हैं जी? तो अच्छा, हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। क्या नाम है? रोजालिंड फ्रैंकलिन। क्या है? डार्क लेडी ऑफ डीएनए। इन्होंने किया था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी ऑफ डीएनए। ये बहुत बेसिक टेक्निक होती है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एक बेसिक टेक्निक होती है। इसी के आंकड़े को यूज करके डबल हेलिकल मॉडल आया था। इनके लैब से जाके चोरी किया था डेटा। तो जो मूल काम था किनका था? रोजालिंड फ्रैंकलिन। तो डीएनए की एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करके क्या क्या चीज पाया जाता है ये बताया था। उस दोनों व्यक्ति ने केवल मॉडल बताया, लेकिन वही हो गया, फेमस कौन हो गया? वाटसन एंड क्रिक। काम किसका था? रोजालिंड फ्रैंकलिन। ठीक है। तो आज भी इससे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर तक देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप सुनते हैं कि डायमंड, कोयले का कई रूप होता है, कार्बन का कई रूप है, कोल है, ग्रेफाइट है, डायमंड है। तो ग्रेफाइट और डायमंड में मिलता क्या अंतर होता है? कार्बन के अरेंजमेंट में अंतर होता है ना। जैसे अगर बात करें कि ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है, 3। और एक डायमंड में एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है, यही अंतर है। इसमें ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है और डायमंड में एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ये मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में अंतर होता है। दोनों है कार्बन, लेकिन इसमें एक कार्बन 3 अन्य से जुड़ा हुआ है, दूसरे में एक कार्बन 4 अन्य से जुड़ा हुआ है। तो रोजालिंड फ्रैंकलिन मैडम ने डिटेल एनालिसिस किया था, क्या? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। क्योंकि सारा श्रेय चला गया किसको? वाटसन एंड क्रिक को। केंद्र के अंदर क्या पाया जाता है? सॉरी, सेल के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस, या हिंदी में कहते हैं केंद्रक। कोशिका है, कोशिका के अंदर पाया गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस के अंदर का स्ट्रक्चर ऐसे ये धागा जैसा कुछ दिख रहा है। ये जो धागा है इसको कहते हैं क्रोमेटिन। ये धागा क्या है? क्रोमेटिन। जब सामान्य समय में कोशिका को आप देखिएगा तो आपको केंद्रक के अंदर धागा दिखेगा, आपको क्रोमोसोम नहीं दिखेगा। क्रोमोसोम तभी दिखता है जब कोशिका विभाजन होने वाली होती है। आपका एक टॉपिक है सेल डिवीजन, ठीक है, आप पढ़ते हो क्रोमोसोम। जब आप सामान्य समय में सेल को देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो आपको क्रोमोसोम नहीं दिखेगा, आपको अंदर क्या दिखेगा? ऐसा धागा दिखेगा। ये धागा का आकार वो क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। क्या कहते हैं उसको? क्रोमेटिन। जब कोशिका विभाजन के समय होती है तब जाके ये धागा अपने आप को कंप्रेस कर लेता है, एक तरह से अरेंज हो जाता है और क्रोमोसोम के शेप को दे देता है। ये खुला हुआ धागा क्रोमोसोम का आकार कब एक्वायर करेगा? कोशिका विभाजन के समय, ठीक है। जब कोशिका विभाजन होना, तो याद रखिएगा क्रोमोसोम इज विजिबल ओनली एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। बाकी समय में ये धागे की तरफ रहेगा, ठीक है। तो बाहर में ये डबल लेयर मेम्ब्रेन रहता है, ये रहा क्रोमेटिन, इसमें ये न्यूक्लियर पोर है, ये सब है, ये सेल के अंदर का स्ट्रक्चर है।
सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये ढांचा पाया जा रहा है। क्रोमेटिन बना दिया क्या? क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमेटिन किसका बना हुआ, ये क्लियर हो गया। और अंदर में एक ढांचा ये रहता है ब्लू कलर, इसको कहते हैं, ये दिखाया हुआ न्यूक्लियोलस। आगे सेल में डिस्कस करेंगे ज्यादा। तो सेल के अंदर पाया गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पाया गया क्या? क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन धागा है जो आपको दिख रहा है। जब कोशिका विभाजन का समय आता है तो ये धागा इस तरीके से अपने आप को क्रोमोसोम के रूप में अरेंज कर लेता है। जब सेल डिवीजन का या कोशिका विभाजन का समय होगा तो यही धागा अरेंज करके क्या बना दिया? क्रोमोसोम बना दिया। जो आप फोटो देखते हैं किताब में, ये धागा क्रोमेटिन ही अरेंज होकर बना दिया क्या? क्रोमोसोम। The nucleus contains chromosome which are visible as rod shaped structure, rod की तरह, when the cell is about to divide। ठीक है, और हम लोग कहते हैं कि मानव में कितने क्रोमोसोम है? 23 पेयर या 46 क्रोमोसोम। 23 क्रोमोसोम माँ के ओर से आए, 23 क्रोमोसोम किसके साइड से आए? पिता की ओर से आए। 23 मिलके कितना बना? 46। ठीक है, और वो क्या करता है? वही सूचना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाती है। मेरे में आधा गुण आया माँ के साइड से, आधा गुण आया पिता के साइड से। इसलिए जब कोई बीमारी होती है, जब आप अस्पताल में जाइएगा तो डॉक्टर एक चीज़ करता है, इसको कहते हैं फैमिली हिस्ट्री। एक कंसेप्ट होता है क्या? फैमिली हिस्ट्री। कि अगर आपको कोई बीमारी है तो कई बीमारी में पारिवारिक फैमिली हिस्ट्री होती है। जैसे एक बीमारी सुनते हो गाउट या गठिया। गाउट में होता है यूरिक एसिड बढ़ जाता है, घुटना में दर्द होगा। आप देखिए कई लोगों को घुटना में या पैर के या जो एड़ी पर दर्द होगा। अगर वो मछली, मटन और दाल ज़्यादा खा लेगा तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल बन जाते हैं और वो आपके इस जॉइंट में जमा हो जाएंगे, उसमें सूजन आ जाती है। उसको क्या कहते हैं? गाउट। गाउट में किस की मात्रा बढ़ती है? यूरिक एसिड। तो गाउट वाले व्यक्ति को प्रोटीन का कंजम्पशन क्या करना पड़ता है? कम। डॉक्टर कहता है अगर गाउट है तो आप मछली कम खाइए, मटन कम खाइए, चिकन कम खाइए, मटर कम खाइए। आप कार्बोहाइड्रेट या बाकी सब्जी फाइबर वाला खाइए, रिच प्रोटीन डाइट मत लीजिए। मेरे फादर को गाउट है, एग्जाम्पल के तौर पर इसलिए दे रहा हूं कि 3 में से 2 भाई हम लोग को गाउट है। तो पिताजी की ओर से संपत्ति भी मिला, तो यही होता है क्या? जेनेटिक इनहेरिटेंस। इसको क्या कहते हैं? जेनेटिक इनहेरिटेंस। देखो दोनों चीज है ना भाई, खाली मजा लोगे थोड़ा ना होगा। भाई पिताजी ने सारी संपत्ति दी तो भाई पिताजी में उनके दादाजी से आया। पिताजी में कहां से आया? दादाजी से आया। तो ये जो डीएनए है, यही याद रखना है, यही डीएनए सूचनाओं को, क्या चीज आएंगे बाद में, अभी नहीं। अभी तुरंत इसमें आएंगे तो दिक्कत होगा, अभी उस कंसेप्ट को बाद में। ठीक है, मैं आपकी बात पे आऊंगा लेकिन बाद में, चूंकि अभी समझना है। ठीक है, तो है क्या कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचना किसके माध्यम से आती है? डीएनए के माध्यम से आती है। आप में या हमारे सब में आधा 23 क्रोमोसोम पिता से आया, 23 क्रोम मां से आया। इसलिए हमारे घर में ननिहाल और ददिहाल दोनों के गुण पहुंचते हैं, दोनों साइड से आता है। देखते हो बच्चे का जन्म होता है, आप सोच करके देखो, तो बोलेगा कि एक बोलेगा कि नानी से इसका ओठ मिलता है, दूसरा बोला नानी से इसका माथा मिलता है, तो बोला नहीं नानी से नहीं दादी से मिलता है। बीवी हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होगा तो बोलेगी सब लक्षण बाप का लिया है। जब बदमाशी करेगा तो तुम्हारे खानदान का लक्षण लेके आ गया है। उस समय उसके खानदान का कोई लक्षण नहीं है। क्यों? उसका बात भी सोच के देखो भाई, बोला आधा लक्षण तो उसके खानदान का भी है, लेकिन वो चर्चा उस समय गौन हो जाएगा। जब अच्छा काम करेगा तो बोलेगा क्या? ठीक है, तो बेसिकली अगर हम साइंस में जाके देखें तो ये जो चर्चा होती है या जो मिलावट मतलब हम लोग मिलान करते हैं कि भाई ये दादी घर पे जा रहा है ऐसे, ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे गुण माता और पिता के साइड से आते हैं। 23 क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम, इसी को कहते हैं ब्लू प्रिंट ऑफ लाइफ।
डीएनए को क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। आप क्या हैं, आपका हाइट क्या है, आपका कलर क्या है, कैसे आपकी एक्टिविटी है, वो कहाँ से निर्धारित होता है? आपके क्रोमोसोम और आपके डीएनए से निर्धारित होता है। एक सिनेमा आप देखे होंगे जिसका नाम था जुरासिक पार्क। हाँ, बिल्कुल सही। जुरासिक पार्क का थीम क्या था? जुरासिक पार्क में डायनासोर को वापस कैसे लाया? हाँ हाँ, अब देखिए, बात उन्हीं के बात पे आते हैं। बिल्कुल सही बोले। एक मच्छर था जिसने डायनासोर को काटा, उसके बाद मच्छर जाके गोंद में, पेड़ के गोंद में दफन हो गया, चिपक गया, तो मच्छर बचा रह गया, मतलब वो कंजर्व रह गया उसके अंदर। उससे डीएनए निकला। देखा ये किसका डीएनए है? डायनासोर का। छिपकली का अंडा लिया, उसके अंदर डीएनए को पूरा डाल दिया, फिर उससे डायनासोर को पैदा लिया। यानी कि आपके पास अगर डीएनए है, उस मूवी का थीम क्या था कि आप लाइफ को वापस, एक चीज पढ़ते हैं पर्यावरण में, एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्ट हो गया, ये प्राणी विलुप्त हो गई। प्राणी क्या हो गई? विलुप्त हो गई। जो जुरासिक पार्क मूवी था उसका थीम क्या था? डी एक्सटिंक्शन, एक विलुप्त हुई प्रजाति को वापस लाना। नॉर्मली क्या रास्ता होता है? विलुप्त होना। इसने क्या किया? एक विलुप्त प्रजाति को वापस लाया। यही थीम था किसका? जुरासिक पार्क। आजकल और भी कई मूवी आई है। आजकल एक आज देखते हो, वो आता है हाथी, उसको कहता है वुली मैमथ। कई कार्टून में देखोगे बड़ा हाथी, उसमें फर है। जब कोल्ड ये था, क्या नाम है, आइस एज था, तो वो हाथी पाया जाता था। आइस एज में जो हाथी था उसको कहते हैं वुली मैमथ। तो लोग कहते हैं उसको भी रिवाइव किया जा सकता है। आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप कैसे क्रिएट कर रहे हो? अगर आपको पास उसका डीएनए बचा हुआ है तो आप उसको रिक्रिएट करने की कोशिश कर सकते, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डीएनए। ये वाला कैसे गायब हो गया यार? ऊपर वाला नहीं गायब होगा, छोड़ो, कोई बात नहीं। ये देखो डीएनए, आप कहते हो क्या? डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए ऐसे धागा है, ये ऐसे जा रहा है मुड़ करके, यही क्या? डबल हेलिक्स। डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है? डबल हेलिक्स। अगर इस धागे को, जैसे बिजली का तार नहीं होता, दो तार ऐसे वाला रहता है मुड़ा हुआ, जो नॉर्मल वायर रहता है बिजली का, पहले अब तो आता है अंदर, जो यहां पर नहीं दिख रहा है आजकल, तो दो वाला तार ऐसे मुड़ा हुआ रहता है जनरली। हाँ, लाल वाला तार दिख जाए, लाल का। हाँ ठीक है, एकदम मान लिया आपका बात। आ जाइए। ₹2 मीटर तो अब नहीं मिलता होगा, ये बात को नहीं मानेंगे। आज के ₹2 में चाय नहीं मिले तो ₹2 में तार आप ले आइएगा। 6, 8, ₹10 होगा। अच्छा, आते हैं, देखिए। अब देखो, इस दोनों तार को हम सीधा कर देते हैं। यहाँ देखिए, ये दोनों तार को हमने क्या किया? सीधा कर दिया। अब इसकी संरचना देखते हैं कि डीएनए की संरचना क्या होती है, ठीक है। डीएनए की संरचना क्या होती है? देखिए, ये जो बाहर की ओर पाया जाता है, बाहर की ओर पाया जाता है सुगर और फॉस्फेट। ये ऐसे 5 कोण का स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5, यह है 5 कार्बन कंपाउंड। ये जो 1 2 3 4 5 दिखा है, ये क्या है? 5 कार्बन है। ये कार्बन है डीऑक्सी राइबोज सुगर। डीएनए शब्द कहां से आता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो सुगर होती है, ये कौन है? डीऑक्सी राइबोज सुगर। डीऑक्सी राइबोज सुगर यहां जुड़ा हुआ है। डीऑक्सी राइबोज सुगर यहां पर जुड़ा हुआ है फॉस्फोरस और 4 ऑक्सीजन ऐसे हैं। फॉस्फोरस और 4 ऑक्सीजन। ये क्या है? PO4। क्या है? फॉस्फेट। फॉस्फेट पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो सुगर, डीऑक्सीराइबोज शर्करा या सुगर और फॉस्फेट कहां पाया गया? बाहर की ओर पाया गया। इधर भी देखिए, इधर भी देखिए, है ना। 1 2 3 4 5, ये क्या है? डीऑक्सीराइबोज सुगर। फिर क्या है? फॉस्फेट, पी के साथ 4 ऑक्सीजन है। सुगर, फॉस्फेट, सुगर, फॉस्फेट, सुगर, फॉस्फेट, ऐसे श्रृंखला चल रही है। तो बाहर की ओर क्या पाया जा रहा है? सुगर और फॉस्फेट।
इस धागे में भी बाहर की ओर और इधर की ओर भी देखिए क्या है, शुगर फॉस्फेट बाहर की ओर पाया जा रहा है और अंदर की ओर पाए जा रहे हैं 4 बेसेस नाइट्रोजनस, ATGC, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। ठीक है, तो डीएनए का अगर जो धागा का बात करें, अगर उसको खोल करके, तो बाहर की ओर पाया जा रहा है, आउटर साइड में क्या पाया जा रहा है, शुगर फॉस्फेट। शुगर फॉस्फेट बाहरी बैकबोन बनाते हैं, अंदर की ओर क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजनस बेसेस। 4 तरह के नाइट्रोजनस बेस है, यही शब्द सुनेगा, ATGC, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। ये 4 क्या है, नाइट्रोजन युक्त बेस। ठीक है, फिर से समझिए, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसको आपने खोल दिया, सीधा कर दिया। बाहर की ओर पाए गए क्या, शुगर फॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फेट। फॉस्फेट में नेगेटिव चार्ज होगा, देखिए माइनस का चार्ज है, माइनस लिखा हुआ है। तो डीएनए क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। डीएनए पे किस तरह का चार्ज होता है, नेगेटिव, माइनस चार्ज होता है। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, विद्युतीय क्षेत्र में रखिएगा तो डीएनए किस ओर जाना चाहिए, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। नेगेटिव चीज किस टर्मिनल की ओर जाएगा, पॉजिटिव की ओर जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कटे हुए डीएनए को रख देंगे तो डीएनए माइग्रेट करेगा किस ओर, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। क्यों, क्योंकि डीएनए में पाया जाता है क्या, फॉस्फेट। अंदर की ओर 4 बेसिस है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। ठीक, ये तो हुआ डीएनए। अब आते हैं हम लोग आरएनए में। डीएनए सुने, उसके बाद आप सुने होंगे एक चीज और, आरएनए। डीएनए हो गया डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या हुआ, राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड में जो शुगर पाया जाता है वो कौन है, राइबोज शुगर। वहां कौन शुगर था, डीऑक्सी राइबोज शुगर था। यहां पर जो शुगर है वो है राइबोज शुगर। यहां पर जो नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, एक अंतर है, यूरासिल, वहां था थाइमिन, वहां ATGC था, यहां क्या है, AUGC। पीटी में पूछता है आपका, कई बार पूछा है, ठीक है, एमसीक्यू में पूछता है। आरएनए में एक चीज पाया जाएगा क्या, राइबोज शुगर। दूसरा आरएनए में पाया जाता है नाइट्रोजनस बेस कौन, यूरासिल। डीएनए में क्या पाया जाता है, थाइमिन। याद रखिएगा, ये सिंपल एग्जाम में कई बार आपका पूछा है, क्योंकि आपका 1 लाइनर क्वेश्चन आता है, उसको उम्मीद कर सकते हैं। डीएनए कैसा था, डबल स्ट्रैंड, 2 आरएनए, डीएनए डबल स्ट्रैंड था। आरएनए जनरली क्या लिखा है, मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड। ज्यादातर आरएनए क्या रहता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, लेकिन जरूरत पड़ने पर यह डबल स्ट्रैंड या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी बना सकता है। जरूरत पड़ने पर यह डबल स्ट्रैंडेड या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का रूप भी धारण कर सकता है, याद रखिएगा। आरएनए जनरली क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, अगर इवोल्यूशन की बात करें, अगर हम इवोल्यूशन की बात करें तो इवोल्यूशन के दौरान आरएनए की उत्पत्ति पहले हुई है। इवोल्यूशन के दौरान आरएनए की उत्पत्ति पहले हुई है, डीएनए की उत्पत्ति बाद में हुई है, याद रखिएगा। क्योंकि आरएनए लेस स्टेबल होता था, इसीलिए जैसे जैसे आगे की ओर बढ़े, सबसे सिंपल जीव कौन सा है, जो सबको पानी पिलाया हुआ है आज की डेट में, वायरस। वायरस सबसे सिंपल शुरुआती जीव में से एक है। वायरस को मानते हैं, वायरस जीवित चीज है या मृत चीज है, हाँ, जीवित और मृत के बीच की कड़ी है। अगर एक लिविंग सिस्टम में या सेल के अंदर आप डालते हैं तो वो जीवन के लक्षण को प्रदर्शित करता है, लेकिन अगर आप उसको बाहर निकाल के रखिए तो एक क्रिस्टल की तरह उसको आप स्टोर कर सकते हैं। तो अंग्रेजी में कहते हैं वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। हिंदी में कहते हैं वायरस जीवन और मृत चीज के बीच की कड़ी है। बाहर निकाल के आप उसको एज ए क्रिस्टल भी स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है,
तो आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है कुछ वायरस में है, बाकी में डीएनए आ गया। तो आरएनए का उत्पत्ति के दौरान पहले आरएनए आया, बाद में आया डीएनए। डीएनए स्टेबल है, लैब में आरएनए निकालना मुश्किल होता है, आरएनए तुरंत में नष्ट हो जाता है, अनस्टेबल होता है। इसलिए जैसे जैसे आप आगे बढ़े तो उच्च जीवों में क्या पाया जाने लगा? डीएनए। जेनेटिक मटेरियल मेन क्या है? डीएनए। कोविड-19 में क्या था? आरएनए। कोविड-19 में क्या था? आरएनए। जो वैक्सीन चला, दो वैक्सीन ज़्यादा पॉपुलर हुआ, एक था कोवैक्सीन और दूसरा था कोविशील्ड। ठीक है, भारत में ये दो वैक्सीन चले। काफ़ी चर्चा हुआ कि एमआरएनए वैक्सीन, मॉडर्ना और फाइजर का आता है वैक्सीन, वो था एमआरएनए वैक्सीन। यूरोप में अलग अलग वैक्सीन चली, यूरोप में और अमेरिका में। यूरोप और अमेरिका में जो वैक्सीन चला वो कौन था? मॉडर्ना और फाइजर। इसका जो वैक्सीन कौन है? एमआरएनए वैक्सीन। एमआरएनए को स्टोर किया जाता है -80 डिग्री पर। अभी लास्ट टू लास्ट ईयर यूपीएससी में पूछा था कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड को दोनों को 6 से 8 डिग्री पे स्टोर कर सकते हैं। एमआरएनए वैक्सीन के लिए चाहिए कितना? -80। इसलिए भारत के लिए फाइजर और मॉडर्ना का वैक्सीन सूटेबल नहीं था। ठीक है, सबसे पहले तो आपको सप्लाई चेन रखना पड़ेगा। हजारीबाग में कितना जगह -80 डिग्री का फ्रिज है? रांची में होगा, आरएमसीएच में होगा, 2-4 लैब में होगा, यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में होगा, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा ना। आपको ब्लॉक ब्लॉक गांव गांव में जाके वैक्सीन देना है, तो वहां पर -80 का फ्रिज कहां से लाइएगा? इसीलिए मॉडर्ना और फाइजर सुनने में तो बहुत अच्छा लगता था। बीच में चर्चा चला कि भारत सरकार मॉडर्ना फाइजर ले आए बाहर से। अरे ले आए तो -80 कहां से मेंटेन करोगे? तो याद रखिएगा, राजनीतिक नारेबाजी अलग होती है, प्रशासनिक व्यवस्था अलग होती है। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था अलग होती है। प्रशासक को, आपको राजनीतिक नारेबाजी में नहीं घुसना, प्रशासक को हमेशा देखना पड़ता है क्या चीज फिजिबल है। ठीक है, इसलिए हमारे लिए मॉडर्ना और फाइजर संभव नहीं था। जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन को कितने डिग्री पर? 6 से 8 डिग्री पर आप स्टोर करते थे। ठीक, अब आइए, 3 तरह के एमआरएनए होते हैं। एमआरएनए का 3 ब्रॉड रूप है, 3 तरह से है। पहला होता है मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। ये क्या करता है? ऑर्डर कहता है। इसमें क्या लिखा होता है? ऑर्डर। कि केंद्रक ने जो ऑर्डर दिया कोशिका के अलग अलग हिस्सों की, तुमको ये काम करना है, वो किस रूप में आया? एमआरएनए। डीएनए से ऑर्डर निकल के आया किस फॉर्म में? एमआरएनए। क्या? इट कंटेन्स मैसेज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन के निर्माण के लिए जो ऑर्डर निकल के आया वही क्या हुआ? मैसेंजर आरएनए। डीएनए के ऊपर बना क्या? एमआरएनए। एमआरएनए के बाद क्या बना? प्रोटीन। डीएनए के ऊपर मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए के आदेश के हिसाब से क्या बना? प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? अमीनो एसिड की श्रृंखला होती है। 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, उसमें कुछ एसेंशियल है, कुछ है नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो आपको भोजन में लेना ही लेना है। नॉन एसेंशियल बॉडी थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा करके बना लेता है। तो 20 अमीनो एसिड से मिलकर हर प्रोटीन बनता है। तो किस हिसाब से, जिस हिसाब से ऑर्डर आया उसी हिसाब से एक के बाद दूसरा अमीनो एसिड जुड़ता है। तो एक चीज होती है जिसको कहते हैं जेनेटिक कोड। एक शब्द है जेनेटिक कोड। डीएनए के ऊपर एमआरएनए बना, एमआरएनए के बाद प्रोटीन बना। 3 एमआरएनए में 3 न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक एमिनो एसिड का ऑर्डर होता है। 3 न्यूक्लियोसाइड डिसाइड करता है क्या? 1 एमिनो एसिड। अच्छा, एक चीज यहीं पे बता देता हूँ, एक मिनट देखो। एक टर्म होता है जस्ट में, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस। ये तीनों मिलके बनाते हैं क्या? न्यूक्लियोटाइड।
न्यूक्लियोटाइड एक यूनिट हुआ और पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या हो गया, चेन। तो डीएनए इज ए पॉलीमर। डीएनए क्या है, पॉलीमर है। डीएनए एक नेचुरल पॉलीमर है। प्रोटीन क्या है, नेचुरल पॉलीमर है। प्रोटीन की इकाई है अमीनो एसिड और पॉलीमर क्या है, प्रोटीन। मोनोमर हो गया न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर हो गया क्या, डीएनए। तो न्यूक्लियोटाइड में होता है शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट, ठीक है। और अगर फॉस्फेट को हटा दीजिए तो बन जाता है क्या, न्यूक्लियोसाइड माइनस PO4। अगर न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फेट को हटा देते हैं तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड। तो डीएनए किसकी श्रृंखला है, डीएनए श्रृंखला है न्यूक्लियोटाइड की। डीएनए उदाहरण किसका है, नेचुरल पॉलीमर। याद रखिएगा क्वेश्चन। पॉलीमर खाली प्लास्टिक नहीं होता है। पॉलीमर का मतलब होता है रिपीटेड यूनिट। पॉलीमर का मतलब क्या होता है, रिपीटेड यूनिट। एक के बाद दूसरा, दूसरे के पास तीसरा, रिपीटेड यूनिट को हम लोग कहते हैं पॉलीमर। तो डीएनए भी क्या है, एक एग्जांपल है नेचुरल पॉलीमर। डीएनए का इकाई हो गया न्यूक्लियोटाइड, ठीक। शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस। अगर फॉस्फेट नहीं है तो क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट बन गया क्या, न्यूक्लियोसाइड। मिटा दें इसको। एमआरएनए में 3 प्रकार के एमआरएनए थे। मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए काम क्या था, मैसेज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन क्या है, पॉलीमर है, इकाई क्या है, एमिनो एसिड। आप सुनते हैं मोनोमर, पॉलीमर। मोनोमर मतलब सिंगल इकाई। प्लास्टिक में सुनते हैं ना पॉलीथीन, पॉलीइथिलीन। इथिलीन हो गया मोनोमर, पॉलीइथिलीन क्या हो गया, पॉलीमर। इकाई मतलब सिंगल यूनिट, चेन मतलब अलग हो जाता है। एमिनो एसिड हो गया सिंगल यूनिट, चेन हो गया प्रोटीन। प्रोटीन इज नथिंग बट ए चेन ऑफ एमिनो एसिड। अमीनो एसिड की श्रृंखला है। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड की खोज की थी। एक शब्द है, इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, याद रखिए, ठीक है। 60-70 के दशक में नोबेल पुरस्कार मिला था डॉक्टर हरगोविंद खुराना साहब को। इन्होंने खोज की थी किस चीज की, जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड एक एमिनो एसिड का निर्धारण करता है। जेनेटिक कोड रेफर्स टू सीक्वेंस ऑफ ट्रिपलेट कोडोन। 3 न्यूक्लियोटाइड, नाम लिखा ट्रिपलेट। 3 न्यूक्लियोटाइड कोड फॉर 1 एमिनो एसिड। 3 न्यूक्लियोटाइड डिसाइड करते हैं क्या, एक एमिनो एसिड प्रोटीन में क्या ऐड होगा। 3 न्यूक्लियोटाइड कोड फॉर, यही कहलाया क्या, जेनेटिक कोड। इसी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला किनको, डॉक्टर हरगोविंद खुराना साहब को, ठीक है। उन्होंने जेनेटिक कोड की खोज की थी। 3 न्यूक्लियोटाइड, एमआरएनए के 3 न्यूक्लियोटाइड एक एमिनो एसिड का निर्धारण करते हैं। दूसरा होता है ट्रांसफर आरएनए। पहला हुआ मैसेंजर आरएनए, दूसरा हुआ ट्रांसफर आरएनए। आपका टॉपिक में प्रोटीन सिंथेसिस भी है। आपके सिलेबस में, लाइफ साइंस में आपका प्रोटीन सिंथेसिस है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस, मोनोहाइब्रिड प्रोटीन सिंथेसिस भी है, ठीक है। डीएनए स्ट्रक्चर भी है। तो ट्रांसफर आरएनए का काम है कि ट्रांसफर करना मतलब किसी को कहीं से कहीं पहुंचाना।
ये एमिनो एसिड को पकड़ता है साइटोप्लाज्म को में और उसको राइबोसोम तक ले जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम। प्रोटीन कहाँ बन रहा है? राइबोसोम। अमीनो एसिड को पकड़ पकड़ के लाते जाता है ट्रांसफर आरएनए, एक के पीछे दूसरे को जोड़ता जाता है। एक से दूसरा अमीनो एसिड जुड़ा, दूसरे से तीसरा जुड़ा, इसी तरह वो श्रृंखला बनी और वही बन गया क्या? प्रोटीन। ठीक। तीसरा है राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए। ये पाया जाता है कहाँ? राइबोसोम में पाया जाता है। तो 3 तरह का आरएनए होगा, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ठीक है। आरआरएनए पाया कहाँ? राइबोसोम में। अब इस डायग्राम को देखिए। एक डीएनए से दूसरे डीएनए की कॉपी बनने को कहते हैं क्या? रेप्लिकेशन। एक डीएनए से दूसरे डीएनए की कॉपी बनने को क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बना दियो, क्या हुआ? रेप्लिकेशन। अब देखिए, डीएनए पर एमआरएनए बन रहा है। ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो ग्रीन कलर का धागा बन के निकल रहा है, डीएनए से डीएनए बना तो क्या हुआ? रेप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए बना, ये कहता है क्या? ट्रांसक्रिप्शन। क्या हुआ? आरएनए सिंथेसिस। आरएनए आ गया बाहर, आरएनए से राइबोसोम जुड़ गया, राइबोसोम जुड़ने के बाद क्या हुआ? प्रोटीन का निर्माण हो गया। तो डीएनए से बना, डीएनए पर बना एमआरएनए, एमआरएनए के मुताबिक क्या बना? प्रोटीन। ये क्या कहलाया? ट्रांसलेशन। ये क्या कहलाया? ट्रांसलेशन। डीएनए के ऊपर एमआरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए के बाद जो बना वो क्या हो गया? ट्रांसलेशन। डीएनए के ऊपर एमआरएनए का बनना क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए के हिसाब से प्रोटीन बनेगा, क्या हुआ? ट्रांसलेशन। ठीक है। एक चीज हम लोग कहते हैं जिसको क्या है? सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ। क्या कहते हैं? सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ। सेंट्रल में, केंद्र के अंदर क्या है? डीएनए। डीएनए के ऊपर बना क्या? एमआरएनए। ये क्या कहलाया? और एमआरएनए के अकॉर्डिंग बना क्या? प्रोटीन। क्या कहलाया? ट्रांसलेशन। यही है सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ। इसी तरह से आपका डीएनए आपके बॉडी के फंक्शन को नियंत्रित करता है। डीएनए का नियंत्रण कैसा है? यही है सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ। डीएनए के ऊपर बना क्या? एमआरएनए, ट्रांसक्रिप्शन। उसके अकॉर्डिंग राइबोसोम ने क्या बनाया? प्रोटीन। तो कोडेड गुप्त सूचना क्या है? डीएनए। और फंक्शनल यूनिट क्या है? प्रोटीन। ये कोडेड सूचना है और फंक्शनल यूनिट क्या है? प्रोटीन। तो कोडेड सूचना से अंत तक कहां पहुंच गए? फंक्शनल प्रोटीन तक पहुंचे। अच्छा। जब कोविड चल रहा था, अगर हम आरएनए से डीएनए बनाते हैं, अगर हम उल्टे रास्ते पे जाते हैं,
अगर आरएनए से डीएनए बनाते हैं वापस इस ओर जाते हैं तो ये कहलाता है उल्टा रास्ता है, तो क्या कहते हैं रिवर्स गियर। ये कहलाता है क्या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगर आरएनए से डीएनए बनता है तो क्या कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कोविड का एक टेस्ट था जो आपको याद होगा, आरटीपीसीआर सुने होंगे। कहीं जाने के पहले ऑफिस में कोई बीमार पड़ गया तो बोलता आरटीपीसीआर का रिपोर्ट लेके आओ। आप कहीं जा रहे हैं तो कई बार बोलता था, उस समय जब बहुत ज़्यादा बंदी थी तो ट्रेवल के लिए बोलता था ना कि जब वैक्सीन नहीं लगा था बोलता था आरटीपीसीआर का रिपोर्ट पिछले 48 या 72 घंटा का आरटीपीसीआर का रिपोर्ट सबमिट किए तब आप एयरपोर्ट पे जाने के लिए एलिजिबल होंगे। आरटी का मतलब होता है क्या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। कोविड-19 कैसा वायरस है आरएनए वायरस। आरएनए से आपने क्या बनाया डीएनए। यही शब्द हुआ क्या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद ये शब्द लिखा हुआ पीसीआर। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है। तो आरटीपीसीआर हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो सबसे पहले जो आपका सैंपल लिया गया अगर उसमें कोविड-19 उपस्थित है तो उससे आरएनए से हम डीएनए बनाते हैं। पीसीआर का मतलब होता है मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए फ्रॉम ए सिंगल कॉपी ऑफ डीएनए। डीएनए की एक कॉपी से डीएनए की हजारों कॉपी बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। डीएनए की एक कॉपी से डीएनए के हजारों कॉपी बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अंग्रेजी में मेकिंग मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए फ्रॉम सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल। सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल। तो आरटीपीसीआर टेस्ट क्या था सबसे पहले नोज का सैंपल लिए। अगर उसमें वायरस होगा तो क्या होगा कोविड-19 का वायरस मिलेगा। तो वो क्या था आरएनए उसका जेनेटिक मटेरियल था। तो सबसे पहले उस आरएनए से क्या बनाया आप डीएनए बनाए। अब जाके डीएनए की क्या किए मल्टीपल कॉपी बनाए। यही क्या हो गया आरटीपीसीआर। तो आरटीपीसीआर ना केवल इस वायरस बल्कि दूसरे वायरसों के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। तो कोविड का एक तो स्टैंडर्ड टेस्ट में आ जाता था कौन आरटीपीसीआर। जीवन इसी तरह नियंत्रित होता है। ठीक है। अच्छा अभी हम लोग बात किए थे फाइजर और मॉडर्ना का वैक्सीन। फाइजर और मॉडर्ना का वैक्सीन क्या था एमआरएनए वैक्सीन। तो जब एमआरएनए हमारे शरीर में जाएगा तो क्या होगा उस एमआरएनए के मुताबिक प्रोटीन बनेगा। तो एमआरएनए वैक्सीन जो होता है वो बेसिकली जो कोविड वायरस है, कोविड वायरस को कोरोना वायरस क्यों बोलते हैं। अब कोरोना भाई कोरोना काल आ गया तो लिखा जाने लगा इस तरह फलाना काल ढिमकाना काल, तो एक आ गया कोरोना काल। कोरोना क्यों बोले तो उस खानदान का नाम कोरोना क्यों पड़ा। हाँ। इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है नोट कर लिया ना इसको। इस वायरस के सरफेस पर ऐसे स्पाइक प्रोटीन पाए जाते हैं। ये क्राउन जैसे दिखते हैं, जैसे मुकुट होता है ना। तो कोरोना वायरस से जो ग्रुप है, कोरोना वायरस जो ग्रुप है उसके सरफेस पर ये सरफेस प्रोटीन है या क्राउन प्रोटीन है।
जो कि मुकुट के तो ऐसा दिखता है। इसी से शब्द आया क्या? कोरोना। जिन वायरस के सरफेस पर क्राउन लाइक स्पाइक प्रोटीन पाए जाते हैं, इसको कहते हैं स्पाइक प्रोटीन। क्राउन लाइक स्पाइक प्रोटीन। आजकल देख तो कई बच्चा बाल खड़ा कर लेता है, ऐसे ऐसे कर, स्पाइक उठा हुआ। छोटा बच्चा में देखो इधर खड़ा कर लिया, इधर खड़ा कर लिया, ठीक है, नहीं उसका नहीं है, वो ज़्यादा रहता है, ये तो बाल छिलवा लिया है, तो वो ऐसा बनाता है, बीच बीच में वो स्पाइक टाइप का बना रहता है, बीच में ऐसे कट ऐसे कट। पॉप स्टार में देखो ऐसे ऐसे 3 धारी बना रहता है। तो कोरोना वायरस किस पे नाम पड़ा? स्पाइक प्रोटीन, ठीक है। अच्छा, यहीं पे एक चीज और याद रखना है, जो मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन था वो किस तरह का वैक्सीन था? mRNA वैक्सीन। जब मॉडर्ना फाइजर का mRNA शरीर में डाला गया तो क्या होगा? हमारा राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा। कौन सा प्रोटीन बनाएगा? स्पाइक प्रोटीन बनाएगा। तो आपने mRNA डाला जो कि स्पाइक प्रोटीन के लिए कोड करता है। अब आपने mRNA डाला, राइबोसोम ने कोरोना के स्पाइक प्रोटीन का निर्माण किया आपके शरीर में जो कि बाहरी था। अब आपका शरीर उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनाता है। इसी तरह मैकेनिज्म था किसका? mRNA वैक्सीन का। समझ गए? आपने mRNA डाला, mRNA के हिसाब से क्या बना? स्पाइक प्रोटीन। अब जाके आपका बॉडी क्या करता है? उस स्पाइक प्रोटीन के विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण करता है, ठीक है। तो कोरोना शब्द आया कहां से? क्राउन प्रोटीन से। तो डीएनए से mRNA बना, mRNA से प्रोटीन बना। तो mRNA वैक्सीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही हुआ। mRNA डालिएगा, उसके हिसाब से प्रोटीन बनेगा, तब हमारा शरीर उस प्रोटीन के विरुद्ध क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। हमारा बॉडी उस प्रोटीन के विरुद्ध क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। mRNA वैक्सीन को कितने डिग्री पे स्टोर करना है? -80। इसीलिए हमारे लिए सूटेबल नहीं था। और जो हमारा कोवैक्सीन है, कोविशील्ड, वो कितने पे था? 6 से 8 डिग्री। ठीक है, ये स्लाइड हम लोग देख चुके हैं। अब देखो, डीएनए के ऊपर mRNA बना, mRNA के बाद प्रोटीन बन जाता है। यहीं पर देखो, डीएनए के ऊपर mRNA निकला, mRNA बाहर आया, राइबोसोम जुट गया और क्या बना दिया? प्रोटीन। यही फंक्शनल मॉलिक्यूल हो गया और यही है प्रोटीन सिंथेसिस या जेनेटिक कोड। अगर UUU है तो फिनाइल एलानिन ऐड होगा। 3 न्यूक्लियोटाइड एक एमिनो एसिड का निर्धारण करते हैं। यही खोजा था किसने? डॉक्टर हरगोविंद खुराना साहब ने, और इसी के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। इंडियन ऑरिजिन के थे, यहाँ से पीजी या पीएचडी किए थे, उसके बाद यूएस में सेटल कर गए, ठीक है। तो साइंस में जो नोबेल प्राइज मिला है उनमें से एक है कौन? डॉक्टर हरगोविंद खुराना, याद रखिएगा। किसके लिए मिला है? जेनेटिक कोड। तो 3 न्यूक्लियोटाइड एक एमिनो एसिड का निर्धारण करती है, ठीक है, आपके सामने है। उसी के हिसाब से एमिनो एसिड ऐड होगा। पूरा प्रोटीन 20 एमिनो एसिड का ही खेल होता है। जिस तरह की 3 न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होगी, उसी के हिसाब से एमिनो एसिड जुड़ेगा। इसको रटना नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए डाला कि क्या संबंध है जेनेटिक कोड और एमिनो एसिड का। ये हुआ बेसिक साइंस कि किस तरह से आपका डीएनए आपके कार्यविधि को नियंत्रित करता है। अब बाद में आते हैं, चर्चा करेंगे। बेसिक के साथ थोड़ा चलते हैं, ठीक है। मैं बता दूंगा, कोविशील्ड में कई जगह कार्डियक प्रॉब्लम आया है, ठीक है। कार्डियक मसल में कोविशील्ड का अपना कॉम्प्लिकेशन है। कई जगह माना जाए हार्ट अटैक जो बहुत यंग एज में हुआ है, उसमें कोविशील्ड भी रिस्पॉन्सिबल है। कोविड के दौरान एक तो लंग्स डैमेज हुआ और दूसरा कई लोग हार्ट अटैक से मरे। कोविड में क्या होता है, थोड़ा सा बताते हैं। प्लेटलेट जो है किनारे पे आके इकट्ठा हो जाता है। जैसे आपके ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो करता है, रक्त की धमनियों में ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। ब्लड में अलग अलग तरह के सेल पाए जाते हैं,
इसमें क्या हो जा रहा है कि प्लेटलेट वगैरह जो है ना किनारे में इकट्ठा हो जा रहा है, इसे जाम कर दे रहा है और क्लम्प बना देता है। तो कोविड के दौरान बहुत लोग की मृत्यु हुई है किससे? हार्ट अटैक से। कोविड आने के बाद देखोगे हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ गया। तो एक दुष्प्रभाव माना जा रहा है कोविशील्ड का कि उससे क्या हो, कार्डियोमायोपैथी, कार्डियक मसल पे इफेक्ट पड़ा है और हार्ट अटैक भी बढ़ा है। ठीक है, तो चीज़ों का फायदा भी होता है, चीज़ों का साइड इफेक्ट भी होता है। कुछ जगह उसको कोविशील्ड को आप रोक दिए हैं, बैन कर दिए। ठीक है, ना 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 बाद में आएंगे, बताएंगे। इसलिए अभी हम बोल रहे हैं कि आगे नहीं चलेंगे। देखो कहावत है कि पहले सुनो, अंग्रेजी में कहावत है द हॉर्स शुड बी इन फ्रंट, द कार्ट शुड बी बिहाइंड। घोड़ा आगे रहेगा, बग्घी पीछे रहेगी। बग्घी को आगे कर देंगे, घोड़ा को पीछे कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हम बेसिक के साथ चलेंगे। ठीक है, बग्घी को आगे नहीं रख सकते हम, आगे क्या रहेगा? घोड़ा रहेगा, बग्घी पीछे रहेगा। तो घोड़ा क्या है? बेसिक साइंस। बग्घी क्या है? ये सब एप्लीकेशन। अगर हम आपको डीएनए आरएनए के बारे में बेसिक नहीं बताएं तो आरटीपीसीआर का क्या मतलब है? पहले आप ट्रांसक्रिप्शन समझिएगा, तब तो आप समझिएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो वो घोड़ा है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है? घोड़ा है। आरटीपीसीआर क्या हो गया? बग्घी हो गया। चलिए आगे। तो बायोटेक्नोलॉजी एक ब्रॉड साइंस है जिसमें हम या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर सकते हैं पूरा का पूरा। जैसे आप देखिए, घर में आप दही जमाते हो तो क्या करते हो? जामन रखे रहते हो, दूध गर्म किए, थोड़ा ठंडा किए, दूध में आपने क्या डाला? जामन को डाल दिया और थोड़ा सा ढक करके बोरा में या किसी से ढक के रख दिया। हल्का सा गर्म दूध रहे तो दही जल्दी जमता है। सर्दी के दिन में ज़्यादा ठंडा पड़ जाए तो सवेरे देखोगे दही जमेगा नहीं। तो घर में माँ देखोगे कंबल में या चादर ऊपर से रख देती है। तो पर्पस क्या है कि टेम्परेचर बहुत लो नहीं हो। ठीक है, मटका में भी अच्छा रहता है, उसको भी ढक देते हो। अब क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया होता है दही में? लैक्टोबैसिलस। उसने दूध को किस में कन्वर्ट कर दिया? मिल्क को कन्वर्ट कर दिया, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में। इसी से क्या हो गया? दूध जम गया किसमें? दही में। तो पुराना बायोटेक का एप्लीकेशन अगर हम देखें तो दूध से दही जमना, ये भी क्या उदाहरण है? बायोटेक्नोलॉजी। आपने एक जीवित जीव का, आपने एक बैक्टीरिया का यूज किया किसके लिए? दूध को दही में बनाने के लिए। तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? उस हिसाब से आइए, या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर सकते हैं या उसके एंजाइम को यूज कर सकते हैं। बैक्टीरिया से एंजाइम को निकाल लिए और एंजाइम को यूज कर रहे हैं। तो हो सकता है कि सीधे बैक्टीरिया को यूज कीजिए और हो सकता है क्या? बैक्टीरिया के एंजाइम को यूज कीजिए। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी में हम या तो डायरेक्ट जीव का इस्तेमाल कर लें या उसके एंजाइम का इस्तेमाल कर लें और उसके द्वारा कुछ प्रोडक्ट को बनाएं। या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करें या एंजाइम, क्यों? एक उत्पाद बनाएं। ठीक है, अगर आप सोचिए दही का प्रक्रिया, ब्रेड या वाइन या शराब बनाने में क्या यूज करते हो? यीस्ट या खमीर। महुआ भी फर्मेंट करते हो, या ताड़ी होता है। ठीक है, सवेरे उसको कहते हो नीरा। सवेरे 5-6 बजे पी लो तो नशा नहीं चढ़ता है। जिसको जॉन्डिस होता है बोलता है कि नीरा पियो सवेरे सवेरे, और वही 2 बजे पियो तो नशा हो जाता है। एकदम सही आप बोले, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बेसिकली क्या है? फर्मेंटेशन की प्रक्रिया हो रही है। कहीं भी याद रखिए, कहीं भी जो शराब बनने की प्रक्रिया है उसमें क्या होता है? शुगर या कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है किसमें? इथेनॉल में। जितने भी जो ड्रिंकिंग शराब होती है उसका क्या फॉर्म है? C2H5OH। कोई भी हो, हर जगह अल्कोहल में क्या होता है? शुगर या कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट करते हैं किसमें? इथेनॉल में। शुगर या कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंट करते हैं इथेनॉल में। चाहे कोई भी चीज है, गेहूं सड़ा के बना सकते हैं, चावल का भी, हर तरह का आता है। आज के डेट में व्हीट का बियर आता है, राइस का भी आता है। तो
किस सोर्स से बनाया जाए उस पे होता है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। खाली शराबे नहीं है और भी चीजें बाकी, अटक गया गाड़ी वहीं पर। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इधर आओ। तो इसमें भी क्या यूज कर रहे हो आप? माइक्रोब यूज कर रहे हो, खमीर को लेकर के आप माइक्रोब यूज कर रहे हो। तो ये भी एक फॉर्म क्या हो गया बायोटेक्नोलॉजी का। अगर एनसीईआरटी के हिसाब से जाएं हम थोड़ा सा, एक मिनट, एनसीईआरटी में थोड़ा चर्चा है। एक कहते हैं ब्रॉडर डेफिनेशन, व्यापक, एक बृहद उसका परिभाषा, एक होता है नैरो परिभाषा। तो एक परिभाषा हो सकता है कि ट्रेडिशनल बायोटेक को भी इंक्लूड कीजिए, जैसे दही बनाना, शराब बनाना, ये सब पुरानी प्रक्रिया। लगभग हर कल्चर में कहीं ना कहीं फर्मेंटेड फूड का कल्चर। जैसे साउथ में कहता है इडली डोसा, यहाँ भी कुछ बनाता है, चावल और ये मिला के दाल को फर्मेंट करते हो, ऐसा तो ना पीस के बनाते हो। हाँ, डुस्का बनाते हो तो क्या होता है, तो चावल और दाल मिला के फर्मेंट करने छोड़ते हो तो क्या है, फर्मेंटेशन होता है। अच्छा एक चीज बताइए, फर्मेंटेड फूड का फायदा क्या है? कौन सा विटामिन ज्यादा होगा फर्मेंटेड फूड में? विटामिन बी। यीस्ट जो है विटामिन बी का रिच सोर्स होता है, इसलिए जितने भी फर्मेंटेड फूड हैं विटामिन बी का मात्रा ज़्यादा होता है। विटामिन सी खट्टे फल में मिलेगा, विटामिन सी बढ़ जाता है अंकुरित अनाज में भी, लेकिन विटामिन बी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है किसमें? यीस्ट, खमीर। जहाँ भी फर्मेंटेड फूड है उसमें विटामिन बी की मात्रा बड़ी होती है। और एक और होता है लीवर, कलेजी। जो नॉनवेज खाते हैं ना कि कलेजी दे दो जी, कलेजी अलग से रखवाएगा, वो अलग से जो है, हाँ वो अलग से रखा था। कलेजी में भी विटामिन बी की मात्रा काफी ज्यादा होता है। ठीक है, यीस्ट एंड लीवर याद रखिएगा, यीस्ट और लीवर, ये क्वेश्चन आता है पीटी में। यीस्ट और लीवर विटामिन बी का रिच सोर्स होता है, उसको याद रखिएगा। विटामिन सी कहाँ पाया जाएगा? खट्टा फल में, सी यहाँ नहीं पाया जाएगा ज्यादा। ठीक है, तो अगर हम दही बनाने की प्रक्रिया को भी शामिल कर लें तब वो हो जाएगा क्या? ब्रॉडर बायोटेक्नोलॉजी, ब्रॉडर डेफिनेशन। अगर हम केवल और केवल एंजाइम को और डीएनए को शामिल करें तो क्या हो जाएगा? नैरोअर डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। खाली एमआरएनए वैक्सीन तो नहीं है, हमारे पुरखे दही बनाते रहे, शराब बनाते रहे। तो ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है? ब्रॉडर और नैरो, इसमें देखो, it means any technique that use living organism or parts to make or modify product। या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज कर रहा है या उसके हिस्से को यूज कर रहा है, या तो बैक्टीरिया या बैक्टीरिया के एंजाइम, इंप्रूव प्लांट और एनिमल प्रोडक्टिविटी, और डेवलप माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर स्पेसिफिक यूज। या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं या उसके एंजाइम को यूज कर रहे हैं। क्यों? पौधों में सुधार के लिए, जानवरों में सुधार के लिए, या कोई उत्पाद बनाने के लिए। तो पहले अगर कुछ समय पहले जाके देखें तो हम लोग को डीएनए के बारे में पता नहीं था। डीएनए के बारे में पता कब चला? स्ट्रक्चर 50 के दशक में। उसके बाद आपको एंजाइम मिला। आप सुनते हो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, तो पहले तो वैसा नहीं था, पहले ट्रेडिशनल ब्रीडिंग करते थे। एक तरफ आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे आया था? उसका कंसेप्ट क्या था? हाइब्रिड सीड। हाइब्रिड में दो लोग शामिल थे, एमएस स्वामीनाथन साहब भारत के थे और नॉर्मन बोरलॉग यूएसए के थे। उन्होंने गेहूं की मैक्सिकन वैरायटी की सीड सप्लाई की। तो क्या हुआ? मैक्सिकन व्हीट को क्रॉस कराए किससे? इंडियन व्हीट से। गेहूं के पौधे में नर हिस्सा मादा हिस्सा दोनों होगा। एक क्यारी में आप लगा दिए भारतीय गेहूं, दूसरे में लगाइए मेक्सिको का गेहूं। अब मान लीजिए मेक्सिको के गेहूं का नर हिस्सा को आप हटा दीजिए, तो जो परागण कहां से होगा?
भारतीय गेहूं से होगा। तो पोलन ग्रेन कहाँ से आया? इंडियन व्हीट से। परागन हो गया, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद बीज बना। अब जो बीज बना उसमें 50% डीएनए कहाँ से हो गया? मैक्सिकन व्हीट का, और 50% डीएनए किसका हुआ? इंडियन व्हीट। इसी को क्या कहते हो? हाइब्रिड या संकर नस्ल। या गाय वाय में देखते हो तो क्या होता है कि आप देसी गाय में यूट्रस में आप जर्सी का सीमेंट डिपॉजिट कराते हो, तो जो उसका बच्चा जन्म होता है वो कहते हो संकर नस्ल, हाइब्रिड, कि 50% देसी है, 50% जर्सी या फ्रीजियन है ना। इसको कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। आते हैं बाद में उस पर चर्चा करेंगे, अभी तुरंत फायदा में नहीं जाएंगे, बाद में आएंगे। अरे फिर यही तो बोले, आगे घोड़ा रखो, बग्घी को पीछे रखो, उस पर चर्चा करेंगे आगे। अंग्रेजी में कहावत है, कार्ट कैन नॉट बी इन फ्रंट ऑफ द हॉर्स। घोड़े के आगे बग्घी नहीं हो गया, बग्घी हमेशा कहां होगी? पीछे होगी। तो अभी बेसिक कंसेप्ट समझ गए। पहले हम लोग क्या करते थे? इस तरह ट्रेडिशनल ब्रीडिंग करते थे। आजकल हम लोग क्या करते हैं कि हमको मेक्सिको के गेहूं से 4 जीन निकालना है, तो उस 4 जीन को काट के निकाल लेंगे और भारतीय गेहूं में जोड़ देंगे। हाइब्रिड में क्या होता है? 50-50 दोनों का है, 50% एक वेराइटी, 50% दूसरा वेराइटी। हमको 99% चाहिए हिंदुस्तानी, 1% चाहिए मैक्सिकन व्हीट। वो हम कर सकते हैं आज के डेट में, पहले हम लोग कर नहीं सकते थे। ठीक है, पहले हम लोग ये, हमारे पास ये सुविधा नहीं थी पहले। वाइडर डेफिनेशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आता है, एंजाइम भी आता है। अगर हम नैरो डेफिनेशन मिले, देखो अगर हम नैरोअर या रेस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन में जाएं तो क्या हो जाएगा? प्रोसेस विच कैन जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। नैरोअर डेफिनेशन क्या हो जाएगा? डीएनए मैनिपुलेशन, सेल फ्यूजन, एम्ब्रायो मैनिपुलेशन, डीएनए वैक्सीन, जीन थेरेपी। कि भाई बायोटेक का मतलब केवल डीएनए और डीएनए का मैनिपुलेशन हो जाएगा। ब्रॉडर डेफिनेशन हो जाता है, हाइब्रिड भी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। संकर नस्ल जो आप विकसित किए वो भी क्या है? पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ब्रॉडर में लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके एंजाइम दोनों आ जाते हैं। नर्वर में क्या आ जाते हैं? जहां एंजाइम और उसके सिस्टम को यूज करते हैं। ठीक है, यूरोपियन फेडरेशन जो है, यूरोपीय समूह जो है, वो ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ बायोटेक को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज गिवन ए वाइडर डेफिनेशन ऑफ बायोटेक, जिसमें ट्रेडिशनल और मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी दोनों शामिल है। जैसे देखो, ये कहता है इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, ऑर्गेनिज्म, सेल, पार्ट देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस। ये कहता है कि नेचुरल साइंस यानी बॉटनी, जूलॉजी, ये सब शामिल हो गया, सेल शामिल हो गया। सेल को भी यूज कर सकते हो। सेल के पार्ट क्या हो जाएंगे? एंजाइम्स हो सकते हैं, सेल के अंदर डीएनए हो सकता है, एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो यूरोपीय संघ मानता है क्या? ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ बायोटेक। तो आज के डेट में वैश्विक स्तर पे कौन सा डेफिनेशन एक्सेप्टेड है बायोटेक्नोलॉजी का? ब्रॉडर डेफिनेशन। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी यूज कर सकते हो और लिविंग ऑर्गेनिज्म के एंजाइम को भी यूज कर सकते हो। जब दोनों को आप इनकॉर्पोरेट कीजिएगा तब कहलाएगा क्या? ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ बायोटेक। बायोटेक में 2 मेन कार्य होता है, अगर हम उसके प्रोसेस को देखें। अच्छा, टाइम हो गया, ठीक है, बस खाली इसमें हल्का से इस स्लाइड के बाद छोड़ देते हैं। देखो, बायोटेक में 2 मेन चीज होती है, कल ही ज़्यादा होगा, अभी नहीं। पहला स्टेप होता है जब आप उसके डीएनए में कुछ चेंज वेंज करने की कोशिश करते हो। पहला स्टेप होता है मैनिपुलेशन, कुछ बदलाव करने, अगर करना है तो, अगर नहीं करना है तो भी चलेगा। तो पहला स्टेप कहलाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा स्टेप कहलाता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, 2 चरण है, एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। कहीं भी जाइएगा बायोटेक्नोलॉजी में एट द एंड, खासकर जब माइक्रोब को यूज करते हैं तो ऐसे ये बायो रिएक्टर रहते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब का निर्धारण करते हैं, और इसके अंदर तरह तरह के, इसी में शराब भी बनता है, इसमें और भी चीज़ें बनती है।
इसको कहते हैं फर्मेंटर। क्या कहते हैं? फर्मेंटर। अगर किसी शराब के फैक्ट्री में जाइएगा उसी तरह रहेगा, उसी तरह आप जाइएगा किसी दवा के फैक्ट्री में तो इसी तरह फर्मेंटर रहते हैं। ये होता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इसके अंदर इवन मिल्क फैक्ट्री में फर्मेंटेड मिल्क होता है, आप देखते हो अमूल कूल आता है, वहाँ भी फर्मेंटेशन करते हैं। तो एक हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा प्रोसेस होता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में इसी तरह के बायो फर्मेंटर रहते हैं। इसमें टेम्परेचर, प्रेशर, ऑक्सीजन, CO2, शुगर, विटामिन सबकी मात्रा को नियंत्रित करते हो और एक चीज़ को दूसरे में परिवर्तित करते हो। बहुत होटल में देखोगे बड़े बड़े बियर बार में उसका अपना लाइसेंस होता है, उसका अपना ये रहता है, क्या नाम है, वैट, वो अपना बियर का उत्पादन करता है। ठीक है, तो इवन जो बियर का उत्पादन होता है यही फर्मेंटर होता है। ये क्या कहलाता है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। एक हुआ जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा हो गया बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इसके अंदर आप खमीर को डाल सकते हो, ईस्ट, इसके अंदर प्लांट टिश्यू कल्चर ग्रो कर सकते हो, इसमें एनिमल टिश्यू कल्चर ग्रो कर सकते हो। इस बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में इसको एक अनुकूल वातावरण देते हो ताकि इसके अंदर से आप उत्पाद ले सको। यही प्रोसेस क्या कहलाता है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बाकी कल बताएंगे। ठीक है।